हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी देखिए, आप लोगों को जैसे पता ही है कि CGL 2024 का एग्ज़ाम हुआ। 18 और 20 तारीख को उसका मेंस करवाया गया था। बहुत जल्दी इस बार एसएससी ने उसकी आंसर की भी निकाल दी थी और फिर हमें कट ऑफ देखी हम लोगों ने, जो कि एक्सपेक्टेड वो बहुत हाई बता रहे हैं लोग। अब देखिए, जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, तो कट ऑफ डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा हुआ ही नहीं। कट ऑफ तो और इंक्रीज़ होती जा रही है। एक बार जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो देखते हैं। 2023 का सीजीएल है। ये फाइनल कट ऑफ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मिनिमम मार्क्स, इस पे कोई ना कोई जॉब मिल गई थी। जैसे यूआर में 302 नंबर पे, ओबीसी कैटेगरी में 301, ईडब्ल्यूएस 301 नंबर पे, एससी कैटेगरी 284 और एसटी कैटेगरी 276। ये वो मार्क्स थे पे स्टूडेंट्स को कोई ना कोई जॉब मिल गई थी, मिनिमम मार्क्स। अब इस साल जो वैकेंसी है, मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ। 2023 में 8,440 वैकेंसी थी। इस बार 2 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी है, 18,236 वैकेंसी है। 2 टाइम से भी ज़्यादा वैकेंसी है और इन नंबर्स में भी स्टूडेंट्स को जॉब मिलती दिख नहीं रही है। ऐसा क्यों? एक स्टूडेंट कितनी मेहनत से सीजीएल का टियर 1 क्वालीफाई करता है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के 300 के आसपास नंबर होंगे और उनके सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन गलत हुए होंगे सिली मिस्टेक्स की वजह से और उनको जॉब नहीं मिली। मतलब अच्छा देखिए, इनमें एक डिफरेंस और है। किसी ने 5 क्वेश्चन जीके का अटेम्प्ट करे होंगे और इधर भी 5 क्वेश्चन जीके का अटेम्प्ट करे होंगे। किसी के वो सही हो जाएँगे और किसी के वो गलत हो जाएँगे। कितना लक बेस्ड फैक्टर है। मोस्ट प्रोबेबली अब देखिए, किसी-किसी बच्चे के यहाँ पर जॉब लग गई होगी, 325 के आसपास नंबर आ रहे होंगे। हो सकता है इनके दोनों के सेक्शन 1 में नंबर इक्वल हो, लेकिन जीके में लक बेस्ड। एक जो प्रॉब्लम है कि क्या कंपटीशन भी इतना हाई है या फिर कुछ ऐसी जो फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है। बाकी एक फैक्टर तो क्लियर है, वो है रिपीटर्स का। रिपीटर्स का ये फैक्टर है कि जैसे सपोज करिए 24 गेटवे में है, 28 में जाना चाहते हैं, 4600 में जाना चाहते हैं, ये ठीक है। लेकिन कोई रिपीटर ऐसा ना करे कि वो 24 में है और 24 का ही वो पोस्ट प्रेफ़रेंस फिल करने के बाद उसको जॉइन ना करें। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जॉइनिंग नहीं करना है, तो प्लीज़ पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म मत भरना। अगर आपको जॉइन करना है, तो आप भरिए। किसी की जॉब लग जाएगी, लाइफ़ टाइम वो इम्पैक्ट पड़ता है। और एक सेकंड प्रॉब्लम जो है, वो है नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स की। अगर पोस्ट प्रेफ़रेंस का जो फॉर्म है, वो नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स से पहले ही आ गया, तो फिर बच्चों का नुकसान होगा। बाद में आता है पहले नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स, फिर पोस्ट प्रेफ़रेंस, फिर वो ठीक रहेगा। अब ऐसा क्यों? मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ आपको। या सपोज़ करिए कोई स्टूडेंट है और उसके मार्क्स उसको पता है रॉ, एक पता है, ठीक है? उसके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं,
या तो वो टीए भर ले या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर। उसको ये डर है कि जीएसटी इंस्पेक्टर उसको मिल तो जाएगा, लेकिन वो किसी और स्टेट में मिलेगा। लेकिन टीए वो श्योर है कि उसको होम स्टेट में मिल जाएगा। तो हो सकता है वो टीए फिल करे और बाद में पता लगे उसके नॉर्मलाइज़ जो मार्क्स हैं, वो तो अच्छे खासे थे। उसको अपनी होम स्टेट में जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाता। इससे इम्पैक्ट देखो आप। अब जो उसने टीए में जॉइनिंग करी है, उसके क्या-क्या नुकसान हैं? एक तो ये कि को जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो हमेशा लग जाए क्योंकि जो उसके प्रमोशन है वो टीए पे ही आगे बढ़ेंगे। और अगर वो जीएसटी इंस्पेक्टर होता, तो उसके प्रमोशन जीएसटी इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग चलते। तो ये लाइफ टाइम इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ें। क्यों? इस जो पूरी मेहनत की, मार्क्स लेकर आया वो, उसको बस नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स नहीं पता है, इसीलिए वो सफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिलने चाहिए सो दैट दे कैन टेक देयर डिसीजंस।